हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेरी कक्षा में। और जैसे कि आप सब जानते हैं, अगले महीने यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए और बच्चों की मांग पर हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की क्लास शुरू कर रहे हैं। आज से आज हमारी पहली कक्षा होगी और हम आज सामाजिक विज्ञान पार्ट 1 में पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो हमारा आज पाठ है जो पुनर्जागरण है। और सबसे पहले हमें देखना होगा, क्योंकि जो ये सामाजिक विज्ञान है कक्षा 10 में 4 अनुभाग में बटा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, जो अनुभाग क है मतलब एक है, ये ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत में बटा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके मध्य आधुनिक विश्व में वैचारिक क्रांति, ख में राजनीतिक क्रांतियाँ और ग में राष्ट्रवाद का विकास एवं विश्व युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, ये इकाई 1 है, मतलब इकाई 1। ठीक है, यूनिट 1। ठीक है फ्रेंड्स, और हम सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे इसमें, मतलब इकाई 2 में क आधुनिक भारत। ठीक है फ्रेंड्स, तो आधुनिक भारत में हम क्या पढ़ेंगे, ये क है। आधुनिक भारत में हम क पढ़ेंगे और ख में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा अनुभाग 1 पूरा हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अनुभाग 2 जिसमें नागरिक जीवन है। ठीक है फ्रेंड्स, नागरिक जीवन है और हम उसका अध्ययन करेंगे। उसके इकाई 1 में क में केंद्र व राज्य सरकार है। ठीक है फ्रेंड्स, और ख में भारतीय न्याय व्यवस्था है। मतलब पहले में हम पढ़ेंगे केंद्र और राज्य सरकार, जिसमें हम राष्ट्रपति वगैरह, केंद्रीय मंत्री परिषद या विधायिका के बारे में हम जानेंगे। और जो हमारा ख होगा उसमें हम भारतीय न्याय व्यवस्था। भारतीय न्याय व्यवस्था का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। न्याय व्यवस्था 3 भागों में बटी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जो जिला स्तर पर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके बाद इकाई 2। ठीक है, तो इकाई 2 यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे क में भारतीय विदेश नीति और ख में हम पढ़ेंगे देश की बाह्य व आंतरिक सुरक्षा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुभाग 3, ये इन्वायरमेंट से संबंधित है, पर्यावरणीय अध्ययन। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो इकाई 1 है इसका जो क है उसमें भारत का भौतिक पर्यावरण। ठीक है फ्रेंड्स, और ख में भौतिक संसाधन और उनका दोहन। ठीक है, और इकाई 2 में हम पढ़ेंगे मानवीय संसाधन और ख में विकसित देश की ओर अग्रसर भारत। ठीक है फ्रेंड्स, और इकाई 3 भी है, इसमें मानचित्र संबंधी कार्य होंगे। इसके बाद लास्ट आता है अनुभाग 4 आर्थिक विकास। तो इसमें जो इकाई 1 है उसके क में अर्थव्यवस्था की समस्याएं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो दूसरा है ये क में था, ये क में था, और जो उसका ख है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान और ग में भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर इकाई 2 में हम देखेंगे क में आर्थिक विकास की दशा और ख में पढ़ेंगे हम विदेशी व्यापार। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आज जिसके बारे में पढ़ेंगे वो अनुभाग 1 है, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत। ठीक है फ्रेंड्स, और इकाई 1 है उसमें आधुनिक विश्व में वैचारिक क्रांति है। जैसे कि हमारा ये सामने ही टॉपिक लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या, इकाई 1 और आधुनिक आधुनिक विश्व में वैचारिक क्रांति। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें ये क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो हमारा जो पहला पार्ट है अनुभाग 1 का वो है पुनर्जागरण, चैप्टर 1। ठीक है फ्रेंड्स, चैप्टर कौन सा है, चैप्टर है 1। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे और बाकी इसका पूरा सिलेबस हम अगली वीडियो में डाल देंगे। जो ये हमने अभी बताया आपको, ये पूरा सिलेबस हम डाल देंगे और इसकी एक वीडियो भी अपलोड कर देंगे। तो आज हम देखेंगे कि पुनर्जागरण क्या है। ठीक है, क्या है पुनर्जागरण, किसे कहते हैं पुनर्जागरण। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आप कॉपी पेन उठा लीजिए और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, छोटे छोटों, चलिए शुरुआत करते हैं हम और देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पुनर्जागरण है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसमें पढ़ेंगे आधुनिक युग का आरंभ। ठीक है फ्रेंड्स, आधुनिक युग का आरंभ 15वीं शताब्दी के मध्य से माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि जो आधुनिक युग है उसका आरंभ हम कब से मानते हैं, 15वीं शताब्दी से। ठीक है फ्रेंड्स, अब कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 15वीं शताब्दी का मतलब हो गया 1400 के बाद, मतलब 1400 ईस्वी से और 1500 ईस्वी के मध्य। ठीक है फ्रेंड्स, 1500 ईस्वी, ठीक है, 1500 ईस्वी से पहले पहले उस माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस समय यूरोप में, ठीक है, किस में, यूरोप। ठीक है, यूरोप कितने महाद्वीप हैं फ्रेंड्स, कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप है ना, 7। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कौन से महाद्वीप की बात हो रही है, यूरोप महाद्वीप की। ठीक है, इस समय यूरोप में एक नई विचारधारा प्रारंभ हुई। ठीक है, कैसी नई विचारधारा, ठीक है फ्रेंड्स, प्रारंभ हुई मतलब शुरुआत होगी विचारधारा की। विचारधारा मतलब कोई भी विचार से संबंधित, यदि बहुत सारे लोग एक ही विचार को फॉलो कर लेते हैं या मान लेते हैं तो उसे संयुक्त रूप से विचारधारा घोषित कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि यदि एक व्यक्ति किसी विचार से संबंधित है, वो किसी विचार को मानता है। ठीक है, विचार का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति ने कहा कि बच्चों को पढ़ना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि एक बच्चे ने कहा यदि एक व्यक्ति ने कहा कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा भी आदमी उसी के, जिसने भी ये कहा था कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, इसी हिसाब से फिर दूसरा व्यक्ति भी उसी के विचार को कहता है कि बच्चों को पढ़ना चाहिए। अब 2 व्यक्ति उसी बात को कह रहे हैं कि बच्चों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, फिर कई व्यक्ति उसी बात को कह रहे हैं कि बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो जब एक ही विचार को बहुत सारे ग्रुप में एक विचार के पक्ष में हो जाते हैं तो उसे घोषित कर देते हैं विचारधारा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि जिस विचारधारा के पीछे काफ़ी आदमी आ जाते हैं और जिसे फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आधुनिक युग का प्रारंभ कब से, 15वीं शताब्दी से के मध्य से माना जाता है। मध्य, 15वीं शताब्दी के मध्य। तो 15 शताब्दी के मध्य कब माना जाएगा, 1450। ठीक है, 1450 ईस्वी के आसपास। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब यूरोप में एक नई विचारधारा प्रारंभ हुई। ये भी बता दें विचारधारा कैसी हो, क्या हो विचारधारा। ठीक है फ्रेंड, जैसे हम कह देते हैं गांधी की विचारधारा कैसी थी, शांति, अहिंसा, सत्यवादी, कि गांधी जी ने कहा कि सच बोलो। ठीक है, तो लोगों ने, बहुतों ने क्या किया, सच बोला। ठीक है, अहिंसा, जैसे गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध ने कहा अपो दीपक भवे, कि अपना दीपक स्वयं बनो। ठीक है, तो उनकी विचारधारा हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। अब देखते हैं आगे, जिससे वहाँ के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कला, साहित्य क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए। ठीक है फ्रेंड्स, अभी क्या कहा है, जो ये विचारधारा बनी नई, उस टाइम कब की बात चले, 15वीं शताब्दी के मध्य, मतलब कि 1450 ईस्वी के आसपास। ठीक है, तो जिससे वहाँ की इस विचारधारा से क्या हुआ, राजनीतिक, ठीक है, राजनीति संबंधी, सामाजिक, समाज से संबंधित, सांस्कृतिक मतलब कल्चर से संबंधित, और कला और साहित्य, ठीक है, के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन है। परिवर्तन मतलब बदलाव हुए, चेंजेस हुए। ठीक है फ्रेंड,
अच्छा, यह परिवर्तन एक युगांतकारी घटना थी। ठीक है, कैसी घटना थी? युगांतकारी। ठीक है, युग को अंत करने वाली। जैसे कोई किसी का युग चल रहा हो, ठीक है, और उस युग का अंत करने वाली कोई घटना हो। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति ये कहता है, ठीक है, कि मैं कभी नहीं मरूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लोगों पर अत्याचार कर रहा है, बहुत अत्याचार कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसने सोच लिया है कि मैं नहीं मरूंगा, और वो क्या करता है, लोगों को कई साल तक, 15-20 साल तक या ये फिर परेशान करता है। फिर उसका पुत्र आ जाता है, फिर वो भी इसी तरीके से करता है, और ये बढ़ते बढ़ते कई साल, मतलब 100 साल, 200 साल, ठीक है, ऐसे ही चलता रहता है, और कभी ना कभी इसका अंत भी होगा। ठीक है, तो जब इस चीज़ का अंत होगा तो उसे क्या कह देते हैं? युगांतर। ठीक है, क्या कह देते हैं? युगांत, मतलब युग का अंत। और ये घटना कैसी थी? युगांतकारी घटना थी। क्यों? क्योंकि इसमें नई विचारधारा का क्या हुआ? प्रारंभ हो गया। ठीक है, और क्यों हुआ? और कहाँ कहाँ विचारधारा का परिवर्तन हुआ? राजनीतिक हो गया, सामाजिक में भी हो गया, सांस्कृतिक में भी हो गया, कला और साहित्य में भी हो गया। ठीक है, अब किताबें भी अच्छी अच्छी लिखे जाने लगी। ठीक है, पेंटिंग लग गई लिखे जान, सांस्कृतिक सामाजिक समाज में बदलाव आ गया, राजनीति में भी बदलाव आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। इस घटना प्रक्रिया में, ठीक है, इस घटना की प्रक्रिया में दार्शनिकों और विचारकों के एक बड़े वर्ग ने, ठीक है, क्या कर दिया? विशिष्ट भूमिका का निर्वाह किया। ठीक है, मतलब इस घटना में क्या करा? दार्शनिकों और विचारों ने एक बड़े वर्ग के विशिष्ट भूमिका का निर्वाह किया। ठीक है, इस परिवर्तन को यूरोप के इतिहास में पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो घटना हुई, ठीक है, इनमें चेंजेज हुए, इनमें राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कला और साहित्य में जो चेंज हुए, इसी घटना को क्या कहते हैं? पुनर्जागरण काल। ठीक है फ्रेंड्स, यूरोप के इतिहास में। ठीक है, एक बार और पढ़ लेंगे हम। आधुनिक युग का आरंभ 15वीं शताब्दी के मध्य से माना जाता है। 15वीं शताब्दी का मतलब 1450 ईस्वी के आसपास। ठीक है फ्रेंड, इस समय यूरोप में एक नई विचारधारा प्रारंभ हुई, जिससे वहाँ के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कला तथा या एवं साहित्य के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए। ठीक है फ्रेंड्स, यह परिवर्तन एक युगांतकारी घटना थी। ठीक है, युग को अंत करने वाली। इस घटना प्रक्रिया में दार्शनिकों और विचारकों, ठीक है, अब दो तरीके के व्यक्ति थे इसमें। एक तो दार्शनिक, ठीक है, दार्शनिक में हो जो जिन्होंने बहुत ही किसी चीज़ पे अध्ययन किया हो। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब किसी समस्या या उनका दर्शन किया हो। ठीक है, दर्शन मैंने देखना, देखकर उन्हें रियलाइज़ किया हो। ठीक है, घूम कर, ये नहीं है कि बस बैठे बैठे ही और उन्होंने अपनी किताब में लिख दिया कि ऐसे होता है। ठीक है, गर्मी बस जून में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने महसूस किया और फील किया, और फिर उसके बाद में उन्होंने अपनी किताबों में लिखा और उन्हें प्रयोग किए। ठीक है, तो मैं दार्शनिक हो गई। विचार को जिन्होंने पढ़कर नए नए विचार आए, ठीक है, विशिष्ट भूमिका निर्वाह किया। ठीक है, निर्वाह का मतलब हो, अब मतलब कि निर्वाह का मतलब होगा निभाना। जैसे हैं, जैसे किसी की कोई जिम्मेदारी है और उसे अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है तो उसका निर्वाह करना होता है। इस परिवर्तन को यूरोप के इतिहास में पुनर्जागरण नाम दे दिया है, पुनर्जागरण। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब ये देखते हैं हम कि पुनर्जागरण है क्या। ठीक है, ये तो इसका कारण था कि क्यों ये हुआ ऐसा। ठीक है, मतलब इसका बेस क्या था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि पुनर्जागरण है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम देखते हैं पुनर्जागरण। अब पुनर्जागरण है क्या? ठीक है, मतलब पुनर्जागरण क्या है? ठीक है, अब देखते हैं। पुनर्जागरण शब्द फ्रांसीसी शब्द, ठीक है, कौन सा? फ्रांसीसी शब्द रिनेसा, ठीक है, का हिंदी रूपांतरित है। ठीक है, कैसा? हिंदी रूपांतरित। ठीक है, और कौन सी भाषा का है? फ्रांसीसी शब्द रिनेसा। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ है फिर से जीवित हो जाना। ठीक है, इसका क्या अर्थ है? फिर से जीवित हो जाना। ठीक है, मतलब जो पहले कोई विचार, मान्यता,
ठीक है, या परंपरा कोई दबी हुई हो और वो फिर दोबारा से अपनाई जाने लगी हो या फिर दोबारा से जीवित हो गई हो। ठीक है, जीवित का मतलब है चलन में आ गई हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एडगर स्वेन के मतानुसार, ठीक है, ये एक जानकार है, एडगर स्वेन के मतानुसार पुनर्जागरण एक व्यापक शब्द है। ठीक है, कैसा शब्द है? व्यापक, जिसका प्रयोग उन सभी बौद्धिक परिवर्तनों के लिए किया जाता है जो मध्य युग के अंत में, ठीक है, तथा आधुनिक युग के प्रारंभ में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरे शब्द में पुनर्जागरण से आशय उस दशा से होता है जब मानव अपनी पुरानी संस्कृति और राजनीतिक दशाओं से उभरकर नवीन उपयोगी परिवर्तनों के लिए उत्सुक हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ दूसरे शब्द में क्या कहा है कि पुनर्जागरण उस अवस्था को कहते हैं। ठीक है, अवस्था मतलब दशा को। ठीक है, जब मानव समाज मतलब आदमी, ठीक है, आदमी, ठीक है, क्योंकि समाज इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि जो व्यक्ति कहाँ रहता है, अरस्तु ने क्या कहा था, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, मनुष्य के समूह को क्या कहते हैं? समाज। ठीक है, लोगों से ही जुड़कर क्या बनता है? समाज बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मानव समाज अपनी पुरानी, ठीक है, जो लोगों की अपनी पुरानी संस्कृति है, कल्चर है, ठीक है, मानने की बात है, कोई बच्चा है जब उसे पता नहीं रहता, छोटा होता है, तो वो क्या काम करता है, वो खेलता है, पढ़ता नहीं, वो खेलता ही है। ठीक है, उसे चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे बरसात हो, वो खेलता ही है। और माँ बाप उसके कहते हैं कि बेटा पढ़ाई कर लो, सर्दी में सर्दी लग जाएगी, गर्मी में गर्मी लग जाएगी और बरसात में बुखार हो जाएगा, लेकिन वो बच्चा फिर भी नहीं मानता है और पढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे अभी इतना ज्ञान नहीं है। ठीक है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, जब वो बड़ा हो जाता है और वो क्या करता है, फिर समझदार हो जाता है और जो उसका पुराना कल्चर था, पुरानी संस्कृति थी, जो पुराना व्यवहार था, उसको छोड़ देता है। ठीक है, और नया व्यवहार अपना लेता है। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी समझ विकसित, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको पता लग जाता है कि यदि मैं बाहर जाऊंगा बरसात में तो बुखार हो सकता है, गर्मी में जाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा, और सर्दी में सर्दी लग जाएगी और मैं बीमार पड़ जाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो क्या करता है, अपने में बदलाव लाता है, पुराना अपना व्यवहार छोड़कर, अपने कार्य छोड़कर, अपनी संस्कृति छोड़कर नवी अपना लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ भी है, जब मानव अपनी पुरानी संस्कृति, उस बच्चे की तरह पुरानी संस्कृति, अपने कल्चर और राजनीतिक दशाओं से उबर कर, ठीक है, राजनीतिक दशाओं को उबर कर, मतलब जैसे बच्चा मनमानी करता है तो अपनी मनमानी छोड़कर नवीन उपयोगी परिवर्तन के लिए उत्सुक हो जाता है, नवीन परिवर्तन के लिए उत्सुक हो जाता है। क्यों? उसे पता लग जाता है कि पढ़ाई का कितना महत्व है, तो वो फिर बच्चा पढ़ता ही है। उसे पता है कि तो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सकता है, समझदार आदमी बन सकता है, कामयाब बन सकता है। ठीक है, बिना पढ़ाई के सफल नहीं होगा, तो वो बच्चा इसीलिए फिर नवीन उपयोगी परिवर्तनों के लिए उत्सुक हो जाता है। ठीक है, वो फिर रात दिन पढ़ता है, ट्यूशन में भी जाता है। ठीक है, काम के लिए मना कर देता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई भी मानव समाज अपनी पुरानी संस्कृति और दशाओं से उभरकर नवीन उपयोगी परिवर्तनों के लिए उत्सुक हो जाता है। परिवर्तन मतलब बदलाव के लिए। ठीक है, इस प्रकार जब प्रचलित जीवन परंपराओं में क्रांतिकारी सुधार होने से समाज की काया पलट हो जाती है, तो यह स्थिति पुनर्जागरण कहलाती है। ठीक है, और जब ये जो परिवर्तन होंगे, अब क्योंकि हमने जो पहली संस्कृति थी वह छोड़ दी, व्यवहार छोड़ दिए, कल्चर छोड़ दिया, ठीक है, रहन सहन छोड़ दिया, और हमने एडजस्टमेंट कर लिया, समायोजन कर लिया आज के समय के हिसाब से। जैसा आज के समय में क्या है, हम बात करते हैं जैसे मोबाइल ही है। ठीक है, बिना मोबाइल के किसी का काम नहीं चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि पहले की तरह देख ले हम, पहले मोबाइल थे नहीं। ठीक है, और यदि कोई व्यक्ति आज भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बाइक का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, आज भी वो पैदल ही जा रहा है कहीं भी, तो उसका टाइम भी ख़राब, शरीर भी ख़राब। और यदि हम बात करें मोबाइल की, तो टाइम भी बेकार। और जैसे सूचनाओं से कहीं कहीं जाना है, तो अब तो मोबाइल से ही सब काम, किस टाइम ट्रेन जा रही, ठीक है, पता कर लेता है, टिकट भी बुक कर लेता है, सब काम फ़ोन से हो जाते हैं। लेकिन यदि वो पहले हिसाब से अब भी चले, तो क्या वो कामयाब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। आज के समय में बिल्कुल भी इन चीज़ों की वजह से कामयाब, यदि इनका उपयोग ना करे तो कामयाब नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि वो दूसरे व्यक्तियों से बहुत ही पीछे हट जाएगा, ठीक है। इसीलिए अब वो जो पिछला कल्चर है वो छोड़कर नए कल्चर को अपना लिया है, तो उससे अब यहाँ इसीलिए बताया कि इस प्रकार जब प्रचलित जीवन परंपराओं में क्रांतिकारी सुधार होने से, क्रांतिकारी सुधार हो ही रहे, समाज की काया पलट हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो काया पलट हो जाती है, तो यह स्थिति क्या कहला रही फिर, पुनर्जागरण, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं अब इसमें। चलिए वास्तव में, ठीक है फ्रेंड्स, वास्तव में पुनर्जागरण द्वारा यूरोप वासियों ने मध्यकालीन निर्जीव मृतप्राय रोम और यूनानी सभ्यता को पुनर्जीवित कर प्रतिष्ठित किया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सच में ही पुनर्जागरण द्वारा, ठीक है। अब पुनर्जागरण है क्या, अभी बताया कि जो पुरानी रीति रिवाज छोड़ गए उन्हें जो नवी को बना रहे वो पुनर्जागरण है, ठीक है, कि फिर से जीवित होना, ठीक है। मतलब किसी के दिमाग में कोई बात समझ नहीं आ रही, वो समझ आ जावे, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, पहले ना समझता फिर समझदार हो जाए तो उसे क्या कहूँगा, पुनर्जागरण हो गया उस व्यक्ति का, कि समझदार हो गया। इसे कहते हैं नहीं पहला तो पागल सा था, अब बहुत होशियार हो रहा, अब तो पढ़े ही पढ़ा है, पहला तो खेलता फिरा था, ठीक है। तो वो क्या हो गया उस व्यक्ति का या बच्चे का पुनर्जागरण हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से किसी देश का भी पुनर्जागरण हो सकता है, ठीक है। अब जैसे इंडिया है, पहले संसाधन नहीं थे, गुलाम भी था, अब आत्मनिर्भर है, अपना आप ही सब कुछ लग रहा करण, देश में नाम है, तो अब हमारा क्या रहा, पुनर्जागरण हो रहा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो इसी वास्तव पुनर्जागरण द्वारा यूरोप वासियों ने यूरोप महाद्वीप में जितने भी लोग रह रहे उनके लिए ये यूज करेगा, यूरोप वासियों ने मध्यकालीन निर्जीव और मृतप्राय रोम, निर्जीव मतलब जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहे हैं या जिनमें कोई जीवन नहीं है, ठीक है, और मृतप्राय मतलब मरे हुए, ठीक है। रोम और यूनानी सभ्यता को, कौन कौन सी, एक तो रोम की और यूनानी, रोम इटली की राजधानी क्या है, रोम, ठीक है, और यूनानी सभ्यता को, ठीक है, और यूनानी सभ्यता को पुनर्जीवित कर प्रतिष्ठित कर दिया। मतलब पुनर्जागरण तय जो ये है रोम और यूनानी सभ्यताएं जो थी वहाँ की, इनको दोबारा जीवित कर दिया और इनको प्रतिष्ठित कर दिया, ठीक है। प्रतिष्ठित मतलब क्या है ना, इसकी बहुत ही प्रतिष्ठा है, मतलब उसे स्थापित कर दिया फिर दोबारा से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इससे अज्ञानता धार्मिक संकीर्णता और अंधविश्वास की जंजीरों में जकड़े हुए मानव को छुटकारा मिला, ठीक है। कैसे, इससे पुनर्जागरण से अज्ञानता धार्मिक संकीर्णता का मतलब जो धर्म से संबंधित छोटी सोच हो, ठीक है, संकीर्णता मतलब बहुत ही कम, ठीक है। अच्छा, और अंधविश्वास मतलब किसी भी चीज़ पे बिना सोचे समझे विश्वास कर लिया, अंधा विश्वास कर लिया, ठीक है, आँख मीच के विश्वास कर लिया, ठीक है, कि जंजीरों में जकड़े हुए मानव को छुटकारा मिला, ठीक है, अज्ञानता से, ठीक है। चलिए जैसे छोटा बच्चा हो या कोई भी हो, उसमें इतनी समझ नहीं होती हो, कहीं भी चल देता है किसी के पीछे, इससे किसी ने कह दिया ले टोपी टोपी टोपी, तो क्या करेगा, टोपी के चक्कर में दूसरे के पीछे भागा जाएगा, और वो क्या करेगा, चाहे वो अपहरण करने वाला हो, मानव तस्करी करने वाला हो, तो उस बच्चे को उसके बहाने, टोपी के या चॉकलेट के बहाने दिखाएगा, उसे उठा कर लेता जाएगा और उसकी किडनी बेच देगा फिर। तो इसी तरीके से अज्ञानता है इसमें, ऐसे धर्म के मामले में, ठीक है, धर्म के मामले में भी ऐसी है कि किसी ने कह दिया कि ऐसा नहीं ऐसा होता है, ठीक है, तो उसमें भी लोग ऐसे ही बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं, ठीक है। और अंधविश्वास में भी ऐसी, जैसे अंधविश्वास में भी बहुत ही बातें हैं। अब कैसे कहते कि जैसे बता दिया कि पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी कहाँ है, पृथ्वी घूमी तो रही, ये कह देते हैं कि पृथ्वी शेषनाग पे हुआ है, ठीक है, शेषनाग पे है, लेकिन यदि हम भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें अंतरिक्ष में है, ठीक है। इस तरीके से मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अंधविश्वास में, तो उसकी जंजीरों में जकड़े हुए मानव को छुटकारा मिला, ठीक है। जीवन में नए ज्ञान और नवीन चेतना का उदय हुआ, ठीक है, और जीवन में नए ज्ञान का और नई चेतना, ठीक है, उदय माने सवेरा हो गया, ठीक है।
चलिए, इटली को पुनर्जागरण की जन्मभूमि होने का गर्व प्राप्त है। ठीक है, अब ये पूछ ले कि किस देश को पुनर्जागरण की जन्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है, तो किसे है? इटली को। ठीक है, इटली की राजधानी रोम। अब क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि सबसे पहले पुनर्जागरण कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ? इटली में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बताना कि आपकी समझ में आया है या नहीं आया है। क्योंकि आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे, ये हमारे पहला लेक्चर है, मतलब पहली वीडियो है आज हमारी, और हम अगली वीडियो में पुनर्जागरण के कारण पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पुनर्जागरण के क्या क्या कारण थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप हमें बताना कि हमें आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हम इसमें बदलाव कर सकें। और यदि आपको अच्छी लगी है तब भी बताएं, ना अच्छी लगी है तो आप तब भी बताएं, क्योंकि यदि अच्छी नहीं लगी है तो हम इसमें और संशोधन करेंगे जिससे आपको समझ में आए। और आप ये भी बताना कि आपकी समझ में आया है या नहीं। बच्चों बिल्कुल बताना कि पुनर्जागरण आपकी समझ में आया है या नहीं, कि पुनर्जागरण होता है क्या। यदि मैं एक लाइन या कुछ शब्दों में ही कहूँ तो पुनर्जागरण वो है कि जब कोई व्यक्ति अज्ञान से ज्ञान की तरफ आ जाता है, ठीक है, उसे पुनर्जागरण कहते हैं। पहले नासमझ था और फिर वो जब समझदार हो जाता है, उसमें नवीन विचार आ जाते हैं, वो ज्ञान आ जाता है जिसके बलबूते वो कामयाब होने की कोशिश करता है, तो उसका पुनर्जागरण होता है। अब जैसे आप ही कक्षा 10 के बच्चे हो, अब से 5 साल पहले आप कितनी हट करते थे, बहुत करते थे, तो अब आप पुनर्जागरण काल में आ गए हो और अब आप पढ़ोगे, लिखोगे, समझोगे और आप कामयाब हो जाओगे। ठीक है, और आपको ये भी पता है अब कि मुझे 10वीं में इतने नंबर लेकर आने हैं, जबकि जब आप कक्षा 5 में थे आपको कुछ नहीं पता था। आपको बस ये पता था कि हम स्कूल में जा रहे हैं, और स्कूल में भी आप रो रो कर ज़बरदस्ती ही जाते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम आप ना समझ थे। ठीक है, तब आपका पुनर्जागरण नहीं हुआ था और आपने वो परंपरा छोड़ दी, वो अपना व्यवहार कल्चर सब छोड़ दिया, और अब आपको पता है कि मुझे 80% 90% नंबर लाने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही आपका पुनर्जागरण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें बताएं कि आपकी समझ में आया है या नहीं, कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। और हम एक वीडियो इसकी सिलेबस की भी लेकर आएंगे, जिससे आपको बताएं हम क्या क्या सिलेबस में है और हमें क्या जब पढ़ना है क्या नहीं। ठीक है, हमें किस पर ज़्यादा ध्यान देना है और किस टॉपिक पर नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरी बात यह है कि आप अब लगातार पढ़ते रहे, क्योंकि ज़्यादा दिन बच्चे नहीं हैं यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के। ठीक है फ्रेंड्स, लगभग 1 महीना है बस। आज 21 तारीख है और 22 तारीख का पहला पेपर है हिंदी का। हिंदी की क्लास भी हम जल्दी लाएंगे आपके सामने। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी की भी और संस्कृत की भी, और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तो हमारा चल ही रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप हमें बताएं, और आज की जो क्लास है इसके बारे में बताएं, आप कमेंट करें ज़रूर, और हमारी वीडियो को लाइक भी करें, और यदि आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना। वो आपकी इच्छा है, जैसा आपको लगे, क्योंकि हमारा पर्पस सिर्फ आपका सफलता होना है। आप सफल हो, हमें ना तो सब्सक्राइब चाहिए और ना हमें लाइक, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका हित में, आपके हित में करें, आपका फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, आपकी समस्या का समाधान होना चाहिए। और एक बात और भी है, ये जो क्लासें हैं ये डेली ही होंगी, लेकिन इनका टाइम थोड़ा फिक्स नहीं होगा, किसी भी टाइम हम क्लास कर सकते हैं, क्योंकि टाइम कम मिलता है स्कूल से आने में भी। स्कूल से आकर फिर ये स्कूल से ही आते हैं हम, 5 बजे तो स्कूल से आते हैं, इसके बाद ही वीडियो बन पाती है। पहले देखना भी पड़ता है, उसके बाद ही वीडियो बनानी पड़ती है। और फ्रेंड्स, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे यूरोप में पुनर्जागरण के क्या कारण थे, क्यों पुनर्जागरण हुआ। ठीक है, हमने आज ये जाना कि पुनर्जागरण क्या होता है, और कल हम जानेंगे पुनर्जागरण के कारण क्या है।
ठीक है। फिर उससे अगली जो हमारी क्लास होगी पुनर्जागरण की विशेषताएं, ठीक है फ्रेंड्स, पुनर्जागरण की विशेषताएं। और फिर हमारी उससे अगली वीडियो होगी पुनर्जागरण के परिणाम और प्रभाव, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारी इस पार्ट की लास्ट वीडियो होगी पुनर्जागरण का महत्व, ठीक है। और हमारी जो फिर इसके बाद हम प्रमुख एक प्रश्नोत्तरी करेंगे, जो वीडियो नंबर 6 होगी हमारी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारी इसकी 6 वीडियो होंगी और हम इस पार्ट को कंप्लीट कर देंगे पुनर्जागरण को। कोई भी प्रश्न आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा, आप आराम से उत्तर देना बैठकर एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारी अगली वीडियो पुनर्जागरण के कारणों पर होगी। तो चलिए बच्चों और फ्रेंड्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद। और आप लगातार पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और अध्ययन करते रहें। चलिए धन्यवाद।